नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम 26 जून से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। कल मैंने बताया था 25 जून 1975 को इमरजेंसी डिक्लेयर होती है। डेमोक्रेसी पे एक ब्लैक स्पॉट है हमारे, तो वो कब शुरू होती है? 26 जून 1975 को शुरू होती है आज के ही दिन, और 21 महीने चलती है 21 मार्च 1977 तक। ठीक है, कल मैंने तीनों प्रोविजन बताए थे। नेशनल इमरजेंसी अनुच्छेद 352 या आर्टिकल 352 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन्ड है। 356 में स्टेट इमरजेंसी या फिर राष्ट्रपति रूल। ठीक है, और 365 बताया था मैंने, कमेंट बॉक्स में बताना 365 कैसे रिलेटेड है इमरजेंसी प्रोविजन से। और 360 क्या है? 360 है अपनी फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। ठीक है, आज कमेंट बॉक्स में ये भी लिख के बताओ कितनी बार ये फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक लगी है इंडिया में। और ये भाग कौन सा है? भाग है 18। मैंने सारे के सारे भाग ट्रिक से बताए थे। भाग 18 में क्या है? आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंध मतलब के इमरजेंसी प्रोविजंस कहाँ है? भाग 18 में। ठीक है, ये सारी चीज रिवीजन होगी। आज डे कौन सा है? इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। ड्रग एब्यूज नहीं करने चाहिए, आप सबको पता है ड्रग्स का यूज नहीं करना चाहिए, सेहत के लिए भी खराब है। और ड्रग्स दे दे के जो ट्रैफिकिंग मतलब जो मानव तस्करी होती है उसके खिलाफ आज डे है 26 जून को। और ये कब मनाया जाता है? 1987 में इसकी घोषणा हुई थी, 1988 से ये मनाया जाने लगा। क्या? 26 जून को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट द ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1987 7 दिसंबर 1987 को घोषणा होती है उनगा यूएन जनरल असेंबली के द्वारा कि हर साल 26 जून को हम ये डे मनाएंगे। ठीक है, इसको इंटरनेशनल ड्रग एब्यूज डे भी बोलते हैं। तो 2020 का जो इंटरनेशनल ड्रग एब्यूज डे है उसका थीम क्या है? बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। चलिए आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान जो लॉन्च किया गया है पीएम के द्वारा, मतलब प्रधानमंत्री जी मोदी जी के द्वारा, तो वो कब किया गया है? 23 जून 2020, 24 जून, 25 जून या 26 जून 2020। तो आपका सही ऑप्शन है 26 जून 2020। आज के ही दिन सुबह जब टीवी आपने खोला होगा, अगर न्यूज़ सुनी होगी, तो पीएम मोदी जी आए हुए थे और उन्होंने ये लॉन्च की है। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है यूपीपीएससी में कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च द आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान। तो ऑप्शन में आप कंफ्यूज मत हो जाना, योगी जी ने नहीं की है, मोदी जी ने की है। ठीक है, कब की है? 26 जून 2020 को। ओके, और एक और नोट में दे रहा हूं कि जो गरीब कल्याण रोजगार अभियान मैंने थोड़े से दिन पहले करंट अफेयर सीरीज में पढ़ाया था, वो 20 जून 2020 को शुरू हुआ था। वो गरीब कल्याण रोजगार अभियान है और वो कहाँ से शुरू हुआ था? वो बिहार से। वो पूरे इंडिया के लिए है। ये कहाँ पे है? ये उत्तर प्रदेश ने सेम आत्मनिर्भर योजना के अंडर क्या किया है? अपना अलग चलाया है आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान। वो तो आप समझ गए होंगे, रोजगार सबके छिन गए हैं कोरोना के कारण, इसलिए ये सारी चीजें, ये सारी स्कीम्स आपको आगे आने वाले एग्जाम्स में देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर द फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी आउटसाइड इंडिया। ठीक है, पहली ऐसी योगा यूनिवर्सिटी जो इंडिया से बाहर स्थापित की गई है, तो कहाँ की गई है? ऑप्शन आपके हैं फ्रांस, यूएसए, यूके या फिर ब्रिटेन बोल सकते हो, या रशिया। तो कहाँ की गई है? तो ये आपका ऑप्शन सही है बी, लॉस एंजल्स में। लॉस एंजल्स में, एलए में, एलए बोल देते हैं शॉर्टकट में, एलए में। यूएसए में क्या किया गया है? एक योगा यूनिवर्सिटी शुरू की है जिसका नाम है वायु, विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी। तो याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वायु क्या है? क्या ये एक पीपीई किट है? क्या ये कोरोना की दवाई है? कुछ भी पूछा जा सकता है। तो वायु ध्यान रखना, विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी। या फिर पूछ लेंगे वायु यूनिवर्सिटी कहाँ है? फ्रेंड्स का ऑप्शन, मतलब ऑप्शन दे देंगे अलग अलग सिटीज़ के, और या फिर इंडिया के 3-4 सिटी दे देंगे, और लॉस एंजल्स। तो लॉस एंजल्स इंडिया से बाहर पहली यूनिवर्सिटी बनी है योगा से रिलेटेड। और 21 जून को योगा डे था, मनाया जाता है हर साल 21 जून को। इस बार का थीम क्या था? योगा विद फैमिली, योगा एट होम, योगा विद फैमिली। ओके,
कौन सा था? छठे योगा दिवस पे ये यूनिवर्सिटी बनाई है। ठीक है, इसका नाम क्या है? वायु। ठीक है, विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी वायु, VAYU। ठीक है, और ये क्या है? इसके पहले हेड कौन होंगे? इसके पहले हेड होंगे डॉक्टर HR नगेंद्र, जो सवियासा मतलब स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान के भी चांसलर हैं, वो इनके पहले हेड होंगे। HR नगेंद्र इसके हेड होंगे पहले। ठीक है जी, फर्स्ट चेयरमैन होंगे वायु के। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द लास्ट सैटेलाइट ऑफ द विदेऊ नेविगेशन सैटेलाइट BNS सिस्टम वाज सक्सेसफुली लॉन्च्ड, विच कंट्री डज इट बिलोंग्स टू? एक विदेऊ नाम का, ठीक है, सैटेलाइट का मतलब सिस्टम है पूरा। सैटेलाइट्स लास्ट सैटेलाइट जो छोड़ा है अभी रिसेंटली ये कंप्लीट हो गया है, तो ये कब कहाँ पे छोड़ा है? नेविगेशन सिस्टम। नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम क्या होता है? नेविगेशन के लिए आप क्या यूज़ करते हो? GPS। GPS कहाँ का है? GPS USA का है। तो वैसे ही जैसे GPS USA का है, तो विदेऊ कहाँ का है जो अभी पूरा हुआ है? इंडिया, चाइना, रशिया या USA? तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन है चाइना का। ठीक है, चाइना ने कंप्लीट कर लिया है। ये कैसा है? पूरे वर्ल्ड का मैपिंग कर देगा, और नेविगेशन सैटेलाइट है, पूरे वर्ल्ड की मैपिंग कर सकता है। बहुत ज़्यादा सैटेलाइट की कॉन्स्टेलेशन मतलब बहुत ज़्यादा सैटेलाइट मतलब इसमें पूरे यूज़ किए जाते हैं। तो चाइना ने अभी अपना पूरा किया है। तो चाइना कौन सा कंट्री बन गया है? चाइना बन गया है 4th कंट्री। ठीक है, उससे पहले किसके पास है? USA के पास GPS है, रशिया के पास ग्लोनास है, ग्लोनास। ठीक है, ये देखिए, तो क्या है? ये 4 बने हैं अभी। चौथा कौन सा है? विदेऊ। कहाँ का है? चाइना का। ठीक है, देखो चाइनीज लैंग्वेज में लिखा है चाइना का है। तो USA का कौन सा है? GPS मैंने बताया अभी। यूरोपियन यूनियन, आपको पता ही होगा यूरोपियन यूनियन क्या है? यूरोप के कुछ देशों का समूह है। उन्होंने अपना इकट्ठा लॉन्च किया हुआ गैलीलियो। ठीक है, तो गैलीलियो किससे रिलेटेड है? बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। यूरोपियन यूनियन। US का GPS और रशिया का ग्लोनास। ठीक है, इंडिया का कौन सा है? तो इंडिया अभी ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम उनके पास नहीं है। ग्लोबल का मतलब पूरी अर्थ का आपको एक एक पॉइंट पता लग जाए। अभी हम GPS यूज कर रहे हैं, बट हमारे पास क्या है? रीजनल नेविगेशन। रीजनल नेविगेशन को क्या नाम है हमारे रीजनल नेविगेशन का? IRNSS। और इसको पूरा नाम क्या दिया गया है? इसको पूरा नाम दिया गया है IRNSS नाविक। और नाविक की फुल फॉर्म क्या है? नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन। ठीक है, इसमें 7 सैटेलाइट लॉन्च होंगे, 7 सैटेलाइट्स की कॉन्स्टेलेशन होगी। और ये क्या देगा? इंडिया की जो बाउंड्री है उसके आसपास, उससे बाहर 1500 किलोमीटर का एरिया, 1500 किलोमीटर का एरिया ये कवर करेगा। हमारे पास सिर्फ इतनी ही कॉन्स्टेलेशन बन पाई है। तो हमारे वाला रीजनल है, और ये जो 4 हैं ये ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट हैं। ठीक है, रशिया का ग्लोनास, यूरोपियन यूनियन का गैलीलियो, और US का GPS जो आप यूज करते ही हो, और चाइना का जो अभी हाल ही में पूरा हुआ है विदेऊ नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ओके, ठीक है, हमारे 7 सैटेलाइट हैं। ठीक है, 7 सैटेलाइट की कॉन्स्टेलेशन है, जिसमें 3 जियो स्टेशनरी रहेंगे और 3 जियो सिंक्रोनस। ठीक है, जियो स्टेशनरी समझ गए ना? जियो स्टेशनरी होता है जैसे हम यहाँ पे बैठे हैं, अगर वो हमारे पृथ्वी के बिल्कुल ऊपर है, तो जिस गति से पृथ्वी घूम रही है उसी गति से हमारे चारों ओर वो सैटेलाइट घूमेगा और उस पॉइंट पे फोकस करे रखेगा। तो सेम स्पीड होती है, वो हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। इंडिया का कौन सा है? IRNSS इंडियन रीजनल, समझ गए ना? रीजनल है नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। हमारा ग्लोबल अभी नहीं है। ये सारा है इंडिया के बाहर तक कवर करेगा, 1500 किलोमीटर बाहर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच स्टेट देविका एंड पुनेजा ब्रिजेज हैज बीन इनॉग्रेटेड? ठीक है, एक देविका ब्रिज है जो 10 किलोमीटर का है, और एक पुनेजा ब्रिज है जो 50 किलोमीटर के आसपास है। वो कौन से स्टेट में हाल ही में उनका उद्घाटन हुआ है? ठीक है, जो देविका ब्रिज है वो 14 महीने में बना दिया गया। ठीक है, और जो पुनेजा ब्रिज है वो भी
30 मंथ्स के आसपास उसको पूरा कर लिया गया है। ठीक है, तो कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर पहले पूरा था, अब सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर इतना है, बाकी सब सारा क्या है? लद्दाख। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? एक तो पुनेजा और एक देविका बांध, इन दोनों की क्या की है? उद्घाटन किया है, पूरा कर दिया है। और किसने पूरा किया है आपको पता है? स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे कौन बनाता है रोड्स को? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इसको पूरा किया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जो देविका ब्रिज है वो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में है और जो पुनेजा ब्रिज है वो दोदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, तो ठीक है, ये हमारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु आर द बेनिफिशियरीज ऑफ फर्स्ट एलोकेशन ऑफ पीएम केयर्स फंड? जो पीएम केयर्स फंड है उसके फर्स्ट बेनिफिशियरी कौन होंगे, कौन हैं? मतलब ये क्वेश्चन तो है मई का, लेकिन फिर भी बताऊंगा क्यों न्यूज़ में है। तो कौन कौन है? ए फार्मर हैं या स्ट्रीट वेंडर हैं जो गलियों में घूम के आपको मतलब चीज़ें बेचते हैं। माइग्रेंट वर्कर्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई थी इधर से उधर जाने में। माइग्रेंट वर्कर अपने घर की तरफ जा रहे थे और उनको कोई भी मतलब पहुंचाने वाला नहीं मिल रहा था। और डी है रूरल इंडस्ट्रीज़ को। तो क्या है? पीएम केयर्स के फर्स्ट लाभार्थी कौन होंगे? तो फर्स्ट लाभार्थी हैं माइग्रेंट वर्कर्स। जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं आपको पता ही है बहुत ज़्यादा तंग हुए थे वो। तो सबसे पहले क्या किया था? 1000 करोड़ रुपए कहाँ पे खर्च किए थे पीएम केयर फंड के? ये क्वेश्चन बनता है सीधा। तो माइग्रेंट वर्कर्स के लिए। ठीक है, तो इकट्ठे 3100 करोड़ लॉन्च हुए थे, जिसमें से 1000 करोड़ जो सबसे पहले निकाले गए थे वो किसको दिए गए हैं? माइग्रेंट वर्कर्स को। ठीक है, अब न्यूज़ में क्यों है पीएम केयर्स फंड? अब बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही थी कि पीएम केयर्स फंड क्या आरटीआई के अंडर है? तो पहला क्वेश्चन तो नहीं है। कैग के अंडर है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। क्या है? नहीं है। और कैग का कौन सा अनुच्छेद है? 148 ए में आता है कैग। ठीक है, मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ मैं आपको। तो बताइए, तो अभी न्यूज़ में क्यों है? पीएम केयर्स फंड की जो ऑडिट करेगा वो कौन करेगा? एक प्राइवेट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं जो सीए होते हैं। प्राइवेट एक एजेंसी है जिसका नाम है सार्क एसोसिएट। इसलिए पीएम केयर्स फंड बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में चल रहा था। तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। पीएम केयर्स की फुल फॉर्म भी याद रखनी है आपको, प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। ये पूरी की पूरी ये मतलब ये तो आपको रट के ही जानी है। ठीक है, सार्क एसोसिएट्स ने क्या किया है? पीएम केयर को ऑडिट करने का जिम्मा उठाया है। और माइग्रेंट वर्कर को क्या किया था? पीएम केयर फंड में से सबसे पहले 1000 करोड़ रुपए तो सबसे पहले कहाँ पे ये पैसे मतलब दिए हैं? तो माइग्रेंट वर्कर्स के लिए पहली इन्होंने एलोकेशन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री सुपर कंप्यूटर हैज टॉप द रैंक इन टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स? तो क्या हुआ 2020 में जो लिस्ट बनती है टॉप के 200 सुपर कंप्यूटर्स की स्पीड की, ठीक है, उसमें किस कंट्री ने मतलब विजेता, किस कंट्री का सुपर कंप्यूटर है जो विजेता मतलब तय हुआ है, वो कौन सी है? ए है चाइना, बी जापान, सी है यूएसए और डी है फ्रांस। तो कौन सा होगा? तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन है जापान। जापान के सुपर कंप्यूटर ने टॉप 500 सुपर कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी है? जापान के फुगाकू की। जापान के फुगाकू की स्पीड क्या है? सबसे ज़्यादा है। तो इस समय वर्ल्ड का सबसे जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है वो किसके पास है? जापान के पास, और उसका नाम क्या है? फुगाकू। ठीक है, जापान के फुगाकू के पास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Who is the head of commission appointed to examine the sub categorization of OBC? ठीक है, OBC मतलब अदर बैकवर्ड कास्ट। ठीक है, OBC के अंदर जो अलग अलग जातियां आती हैं, जो कास्ट्स आती हैं, उसके अंदर उन अलग अलग श्रेणियों की जांच की जा रही है कि किसको कौन कितना डेवलप है, किसी को बाहर निकाल सकते हैं या अलग अलग कैटेगराइजेशन किए, उस पूरी की जांच करने के लिए तो कौन हेड कर रहा है उसको? तो आपके पास ऑप्शन है मिस्टर भगवान लाल साहनी, डॉक्टर लोकेश कुमार प्रजापति
या फिर थैलोजू आर्चरी या फिर जी रोहिणी। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन है जी रोहिणी। दिल्ली हाई कोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस भी रह चुकी हैं, ये मुख्य न्यायाधीश दिल्ली हाई कोर्ट के रह चुके हैं पहले, 2014 में रिटायर हुई थी। जी रोहिणी जी क्या हैं, वो हेड हैं किस चीज़ के, जो ओबीसी के जो अंदर जो श्रेणियां हैं उनकी जांच करने के लिए, उनका निरीक्षण करने के लिए कि ये ठीक है या नहीं है, कुछ श्रेणियां बदली जा सकती है या नहीं बदली जा सकती। तो ऑप्शन आपका सही है जी रोहिणी जी। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार मैं बता दूं, NCBC नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट, पहले सिंपल ये स्टेट्यूटरी बॉडी थी, लेकिन 102वें संविधान संशोधन में क्या हो गया, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब संवैधानिक बॉडी बन गई, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गई। कब बनी है, 102वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद ये क्या बन गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गई थी सॉरी। ठीक है, तो कब पास हुआ था ये 102वां संविधान संशोधन, 2018 में। ठीक है, तो ये NCBC के जो चेयरमैन हैं, बाकी जो मैंने ऑप्शन डाले हैं सारे वो बता देता हूं मैं। NCBC का एक चेयरमैन होता है, एक वाइस चेयरमैन होता है और 3 और मेंबर्स होते हैं, 3 अदर मेंबर होते हैं। 5 मेंबर बॉडी है ये। तो जो चेयरमैन है उनका नाम है मिस्टर भगवान लाल साहनी जी, और जो ये लोकेश प्रजापति जी हैं ये वाइस चेयरमैन हैं। ठीक है जी, और ये मिस्टर थैलोए आर्चरी हैं, ये वन ऑफ द मेंबर हैं। ठीक है, वन ऑफ द मेंबर हैं ये किस चीज़ के, NCBC के। तो इतनी डिटेल में मत जाना, सिर्फ इतना देखना NCBC के चेयरमैन कौन है, भगवान लाल साहनी। थोड़ा ये भी याद रख लो, लोकेश कुमार प्रजापति है, तो मेंबर्स को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी क्या है, जी रोहिणी जी मैंने बताया क्या है, दिल्ली हाई कोर्ट के पहले मतलब भूतपूर्व क्या रह चुके हैं, ये चीफ जस्टिस रह चुकी हैं, और इनको क्या बनाया गया है, NCBC के अंडर जो OBC कैटेगरीज होती हैं उनके निरीक्षण के लिए एक समिति बनाई है, आयोग। ये हैं अपने जी रोहिणी जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री हैज़ रिलीज द एनुअल TB रिपोर्ट। ठीक है, अभी अभी हेल्थ मिनिस्ट्री ने क्या किया है, एक TB रिपोर्ट निकाली है। TB समझते हो कि ट्यूबरकुलोसिस कैसी बीमारी है, बैक्टीरियल डिजीज है। बैक्टीरिया कौन सा होता है, बैक्टीरियो ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, तो क्या है, उनके लिए एक रिपोर्ट निकाली है। तो बताइए इंडिया ने कौन सा साल सेट किया हुआ है कि हम TB को पूर्ण रूप से इंडिया से निकाल देंगे। ठीक है, आपके ऑप्शन है 2030, 2025 मतलब 2024 या 2022, 2022। तो कब तक हम इसका अनुमूलन कर देंगे इंडिया के हिसाब से, तो क्या आपका सही ऑप्शन है 2025 जो हमने ना टारगेट रख रखा है। ठीक है, और वर्ल्ड का टारगेट क्या है, वर्ल्ड में आपको पता होगा SDG 17 SDG गोल होते हैं। ठीक है, SDG 17 गोल्स हैं, उनमें से एक है कि TB को कैसे, हेल्थ के अंदर जो सब कैटेगरी आती है TB से रिलेटेड, तो वो कितने हैं SDG का, जितने भी SDG गोल हैं सबका क्या है टारगेट, ईयर 2030 होता है। ठीक है, वर्ल्ड का 2030 है, और इंडिया ने TB के लिए क्या रखा है, 2025 रखा है। इसको मतलब नोट कर लेना, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और SDG की फुल फॉर्म क्या होती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, 2015 से 30 तक क्या चलेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और इससे पहले क्या चलता था, MDG मतलब मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट इज गोइंग टू स्टार्ट इंदिरा रसोई योजना। इंदिरा रसोई योजना भारत के किस राज्य ने शुरू की है। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है B राजस्थान। ठीक है, इंदिरा रसोई योजना नाम से ही समझ में आ रहा है कि क्या करेंगे, लोगों को 2 वक्त का, कम से कम 2 वक्त का उनको खाना प्रोवाइड किया जाएगा, और हर साल 100 करोड़ रुपए इस पे खर्च किए जाएंगे। तो ये राजस्थान सरकार ने शुरू किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइलैंड सेनकाकू डाइयाओ। ठीक है, एक ही आइलैंड का मतलब आइलैंड का नाम है, जापान उसको बोलता है शेनकाकू और चाइना बोलता है डाइयाओ। तो वो अभी डिस्प्यूटेड तो कभी से है, वो डिस्प्यूटेड है, और वो अभी न्यूज़ में भी है रिसेंटली।
तो वो कौन से सी में सिचुएटेड है या कौन से सागर में सिचुएटेड है। देखो अलग अलग सागरों के नाम होते हैं, जैसे इंडिया के पश्चिम की तरफ अरब सागर, इंडिया के पूर्व की तरफ बे ऑफ बंगाल है, वो खाड़ी हो जाती है। तो खाड़ी होती है जब चारों ओर से थोड़ी सी उससे क्या बोलते हैं ज़मीन से चारों ओर से घिरी हुई हो, बट सागर थोड़ा सा साइज में खाड़ी से बड़ा होता है। ठीक है, तो सागर कौन सा है जिसके अंदर ये आइलैंड है, और आइलैंड का नाम क्या है, सेनकाकू या फिर दियाओयू। जो सेनकाकू है वो बोलता है इसी आइलैंड का नाम जापान अपन बोलता है इसको, और दियाओ कौन बोलता है, चाइना बोलता है। दोनों कहते हैं कि ये हमारी टेरिटरी में आता है। रिसेंटली न्यूज़ में क्या घटा है, अभी ये न्यूज़ में क्यों है, अभी घटा क्या है, जापान के एक सिटी ने अपनी असेंबली में पास किया, और मतलब जापान है ना, जापान के पास अगर ये आइलैंड है तो आइलैंड जैसे अंडमान निकोबार को कहीं ना कहीं किसी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट से हम वो क्या बोलते हैं उसको जोड़ देते हैं, ऐसे ही जिस सिटी से ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट इसकी जुड़ी हुई थी उन्होंने इस पूरी यूनिट का नाम चेंज कर दिया है और नाम के अंदर सेनकाकू जोड़ दिया है। ठीक है, और इधर से चाइना बोल रहा है कि ये हमारा है। तो ये सी कौन सा है, ऑप्शन आपके पास है जापानीज सी, मैप में भी देखेंगे, जापानी सागर, या फिर पूर्वी चाइना सागर, या फिर साउथ चाइना सी मतलब दक्षिणी चाइना सागर जिस पे डिस्प्यूट और भी आइलैंड्स पे चल रहा है, या फिर येलो सी पीला सागर। तो ऑप्शन आपका सही कौन सा है, यहाँ पे आपका ऑप्शन है ईस्टर्न चाइना सी। देखते हैं अभी मैप में दिखाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखो मैंने बताया ना एक सिटी है इशिगाकी सिटी है, जिन्होंने क्या किया अपनी असेंबली में एक बिल पास कर दिया कि नेम एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया जो उसका नाम बदल के उन्होंने टोनोशिरो को क्या बोल दिया, टोनोशिरो शेनकाकू। समझ गए ना, शेनकाकू को भी जोड़ दिया नाम। और ये शेनकाकू कहाँ है, ये है शेनकाकू आइलैंड, या इसी का नाम है डियाओयू। डियाओयू कौन बोलता है, चाइना, शेनकाकू कौन बोलता है, जापान। ओके, तो ठीक है, ये अपना बोलते हैं इसको और ये अपना बोलते हैं। तो ये डिस्प्यूटेड है कहाँ पे ये, अब देख लेते हैं। चारों सागरों का नाम मैंने बताया था, येलो सागर, येलो सी, पीला सागर कहाँ है, देखो कोरिया, नॉर्थ कोरिया और कोरिया यहाँ पे है ना, कोरिया और चाइना के बीच में है जो उसको बोलते हैं येलो सागर। और जापान के और चाइना के जो बीच में है उसको बोलते हैं जापानी सी या जापान सागर। और चाइना के ईस्ट में है तो ईस्ट चाइना सी कौन सा हो गया, ये। तो शेनकाकू कहाँ है, ईस्ट चाइना सी में। और साउथ चाइना सी में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, जब साउथ चाइना सी में क्या क्या डिस्प्यूट्स हैं, वो अलग अलग आइलैंड्स कौन से हैं, तो उसमें हम देखेंगे। ठीक है, और ये इनहैबिटेटेड आइलैंड है, इसका मतलब यहाँ कोई रहता नहीं है, कोई जनसंख्या नहीं है, यहाँ पे कोई आदमी नहीं है, लेकिन फिर भी ज़मीन का विवाद है। किसके बीच में है, जापान और चाइना के बीच में। ये भी क्वेश्चन आ जाता है, शेनकाकू आइलैंड किस किस के बीच में, मतलब उनका किस किस के बीच में डिस्प्यूटेड एरिया है, तो जापान और चाइना के बीच में। तो ये जो मैप वर्क है आप डेली करते रहा कीजिए, एटलस में एक दिन में मैप नहीं होता है। तो आज सिर्फ इतना ही, आप एक बार मैप देखिए जापान का, जापान सी कहाँ है, जापान और चाइना के बीच में या कोरिया के बीच में, और कोरिया और चाइना के बीच में छोटा सा ये येलो सागर है। और यहाँ पे ईस्ट चाइना सी है चाइना के ईस्ट में, और साउथ चाइना सी तो आपको पता ही है, वो तो नाम से ही समझ में आ रहा है, चाइना के साउथ में। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल 27 जून को।